सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। हम इसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी की कम से कम मिकदार है, रिक्वायर्ड चाहिए, अब्जॉर्ब होती है। किस मकसद की खातिर? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। हम ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना चाहते हैं? फ्रॉम द वैलेंस शेल। किस चीज़ के वैलेंस शेल से? ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी किसी आज़ाद गैसी हालत में मौजूद एटम के आखिरी शेल यानी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी की मिकदार चाहिए या अब्जॉर्ब होती है, जज्ब होती है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन को दोबारा सुन लीजिएगा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कम से कम मिकदार रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी भी आज़ाद गैसी हालत में मौजूद एटम के वैलेंस शेल से। आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के नतीजा में कैटाइन फॉर्मेशन होती है। तो हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से अपनी बात को वाज़े करते हैं। देखिए सोडियम, ये गैसियस स्टेट में मौजूद है। अक्सर व बेशतर आप ये गैसियस फॉर्म नहीं लिखते, मगर डेफिनेशन में तो आपने लिखा हुआ है कि गैसियस एटम, ताहम आपको यहाँ पर लाजमी तौर पे इसकी स्टेट को लिखना चाहिए। तो सोडियम जो कि गैसी हालत में मौजूद है, वरना सोडियम सॉलिड स्टेट में रहता है, मगर अब ये गैसियस स्टेट में मौजूद है। तो इस आज़ाद गैसियस एटम के वैलेंस शेल से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा रह गई और इलेक्ट्रॉन कम रह गए, ताहम इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कैटाइन फॉर्मेशन हुई। और कैटाइन फॉर्मेशन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखें, ये गैसियस आयन बना और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। एंडोथर्मिक प्रोसेस था तो लाजमी तौर पर एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो इस एक आज़ाद गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैटाइन फॉर्मेशन यानी कैटाइन बनाने के लिए रिक्वायर्ड थी, वो है 496 किलो जूल पर मोल। तो ये सोडियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम, ये गैसियस फॉर्म में मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव करें तो मैग्नीशियम पर +1 चार्ज आ जाएगा, और इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और उसकी वैल्यू है 738 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी है 738 किलो जूल पर मोल। और हम यहाँ पे देखें आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ हमने 1 लिखा, यानी कि ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। मगर मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हम 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, यानी पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी प्रोवाइड करके रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी देके, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इतनी ही एनर्जी से रिमूव हो जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि जब हम एक गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा रह जाती है और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है। ताहम ज़ायद मिकदार में मौजूद प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, कम मिकदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं ज़ायद फोर्स से। इस तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के करीब आ जाता है। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ चुकी है, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ चुके हैं। ताहम सेकंड इलेक्ट्रॉन को अब उसी तरह की एनर्जी या उतनी ही एनर्जी देकर हम रिमूव नहीं करवा सकते, बल्कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा रहती है। तो देखिए, मैग्नीशियम पहले से पॉजिटिव चार्ज हासिल किए हुए है, यानी एक इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं इस गैसियस आयन से। अब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो Mg+2 चार्ज आ जाता है, और ये देखें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 1451 किलो जूल
पर मोल है। तो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वजह यह है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ जाने की वजह से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फ़ोर्स ज़्यादा हो जाती है। ताहम हमें न्यूक्लियस की गिरफ्त से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज़ायद मिकदार में एनर्जी चाहिए होगी। ताहम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा रहती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो फैक्टर्स के नाम बताते हैं अटोमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ अब इनका रिलेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इन फैक्टर का रिलेशन देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ एटॉमिक साइज़ का इन्वर्स रिलेशन है, यानी अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। यानी इन्वर्स रिलेशन से मुराद ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी जब एटॉमिक साइज़ कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी जब एटॉमिक साइज़ बढ़ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है और न्यूक्लियर चार्ज के कम हो जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी का शील्डिंग इफेक्ट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? दरमियानी शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी जो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद होते हैं, तो वो दरमियानी शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि दरमियानी शेल के इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो अंदरूनी शेल जो कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान मौजूद हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट में दरमियानी शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा हमारा वैलेंस शेल, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है। और हम इस इफ़ेक्ट को, जिसमें दरमियानी शेल के इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम कर दिया है, इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्ड बुनियादी तौर पे महफूज करना, बचाना किसी चीज़ को। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट में दरमियानी शेल के इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बचाया है, इस तरह उन्होंने शील्ड कर दिया है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट, न्यूक्लियस के जो करीब तरीन सब शेल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जो एस सब शेल न्यूक्लियस के करीब होता है, फिर पी, फिर डी और फिर लास्ट में एफ। अब हम इनके पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप को देख लेते हैं। ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हुए कौन कौन सी जो वेरिएशंस हैं हमें देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ शेल की। तो देखें, हाइड्रोजन में 1 शेल है, लिथियम में 2 शेल हैं, सोडियम में 3 हैं, पोटाशियम में 4 हैं। इस तरह ऑनवर्ड आगे बढ़ते जाएंगे। यानी ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हुए क्या होता है, हर नए एलिमेंट में, नए एटम में एक नए शेल का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ड्यू टू मतलब न्यू शेल एडिशन क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़। अब देखें, जैसे जैसे शेल की एडिशन हो रही है, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल दूर होता जा रहा है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी ऑब्वियसली दूर होते चले जाएंगे। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होती जा रही है, यानी न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज से मुराद ये है कि न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कितनी है। तो अगर न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं तो मीन्स कि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो गई है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। देखें, यहाँ पे सिर्फ एक शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। यहाँ पे 2 शेल हैं, उनके दरमियान में, यानी वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान 2 शेल हैं, तो इनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, और यहाँ पे 3 है। तो इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट डाउनवर्ड मूव करते हुए इंक्रीज़ होता है। ताहम शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से साइज़ फर्दर इंक्रीज़ हो जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है। अब जब न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से, बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना, न्यूक्लियस की गिरफ्त से आज़ाद करवाना आसान रहेगा और हम कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो डाउनवर्ड मूव करते हुए
साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से, न्यू शेल एडिशन की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज़ हो जाने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है वाइल मूविंग डाउनवर्ड इन द ग्रुप। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी वाइल मूविंग लेफ़्ट टू राइट विद इन द पीरियड। अब लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो कोई नया शेल तो ऐड नहीं होता, देयर इज़ नो न्यू शेल एडिशन, मगर नए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एडिशन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से मुराद ये है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गए मगर इलेक्ट्रॉन तो उसी शेल में है ना, यानी कि जो पहले शेल था, यानी कोई नया शेल तो ऐड नहीं हो रहा है। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, तो ज़ायद मिकदार में प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए मौजूद है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ गई है। और इसी तरह से हम बात करें लिथियम से आगे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन देखें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, वहाँ पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए साइज़ डिक्रीज़ होता है, कोई नया शेल ऐड नहीं होता, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है और शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि नया शेल ऐड नहीं हो रहता, हम शील्डिंग इफेक्ट को कांस्टेंट रहना होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ जाने की वजह से, यानी न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन के बढ़ते जाने की वजह से न्यूक्लियस अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बआसानी लूज़ नहीं करेगा, यानी हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो ये बात हमने पीरियड्स के हवाले से की। तो अब हम कुछ अनामुलस बिहेवियर्स की बात कर लेते हैं, लाइक बेरिलियम, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, 1s2 2s2। अब बेरिलियम लेफ़्ट साइड पे मौजूद है जबकि बोरॉन राइट साइड पे, यानी बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक ट्रेंड के मुताबिक कम होनी चाहिए, जबकि बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 1s2 2s2, जबकि बोरॉन में देखें 1s2 2s2 2p(x1)। अब यहाँ पर ये बात बताएंगे कि देखें यहाँ पर जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये देखें फुली फिल्ड ऑर्बिटल है और ये है पार्शली फिल्ड px। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो देखें नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, यानी इससे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी। तो ताहम अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं बेरिलियम से, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उल्टा जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी, यानी वो हाफ फील्ड हो जाएगा, जबकि फुली फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर ये फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पर ये px ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, कम एनर्जी, क्योंकि उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रही है। लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड करता है, इसमें ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करना चाहेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबिलिटी की तरफ जाती है। आप कहेंगे हाफ फील्ड ही हो रहा है, वो भी तो स्टेबल होता है, मगर वो फुली फील्ड से कम स्टेबल होता है। ताहम बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और बोरॉन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है। अब नाइट्रोजन पहले आता है, फिर ऑक्सीजन आता है पीरियड के अंदर, और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, जैसे बेरिलियम और बोरॉन की बात की हमने, मगर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए ज़िम्मेदार है। वो किस तरह से? ये देखिए, यहाँ पर हम बात करें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका p सबशेल हाफ फील्ड है, जबकि यहाँ पर p सबशेल पार्शली फील्ड है, यानी कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल हो जाएगी, मगर ये अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो इसकी जो पहले से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ताहम ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करेगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। ताहम ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अगर हम इसको ग्राफिकली बयान करना चाहें तो आयोनाइजेशन एनर्जी को वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, एटॉमिक नंबर को लेफ़्ट साइड पे देखें, हाइड्रोजन की कम है, हीलियम की ज़्यादा है, यानी ये लेफ़्ट टू राइट पीरियड में। फिर लिथियम, बेरिलियम, मगर बोरॉन की कम हो गई है। होना तो ये चाहिए था बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन इस तरह से, मगर ऐसा नहीं है। बेरिलियम की ज़्यादा है, बोरॉन की कम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर ऑक्सीजन की कम हो गई और वो ज़िम्मेदार है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरह से फिर नियॉन लास्ट पे। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज़।